हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 3 का रिमेनिंग सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे क्वेश्चन है 4.7। क्वेश्चन क्या है हमारा? डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन इन विच अ बॉक्स लाइंग ऑन हिज फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी given that coefficient of friction of a static friction between box and train is 0.5। तो मैंने मान लिया कि ये ट्रेन एक वो जो कैरेज वाला ट्रेन होते हैं, जो मालगाड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग, ये ये बहुत तेज़ी से चल रही है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल रही है। तो कह रहा है कि इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास मैंने मान लिया m, और ट्रेन और इस बॉक्स के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने मान लिया म्यू। तो आपको पता है कि इसके नीचे क्या लग जाएगा? mg। सरफेस कांटेक्ट ये है तो ऊपर लग जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन। ये बॉक्स जो है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम पे रखा हुआ है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम पे आपको न्यूटन्स लॉ वैलिड कराने के लिए ऑब्जर्वर को इस फ्रेम में रख देना पड़ेगा। चलो, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होकर इस बॉक्स को देख रहा है। ये जो बॉक्स को देख रहा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस पर क्या लगेगा? सूडो फोर्स, क्योंकि ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम पे आ गया तो सूडो फोर्स किधर लग जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट, तो इधर लग जाएगा सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स क्या करेगा? ब्लॉक को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करेगा। तो ब्लॉक को पीछे जो मोशन देगा तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? इस सूडो फोर्स के अपोजिट, ये फ्रिक्शन। तो कह रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ ताकि ये बॉक्स जो है वो पीछे स्लिप ना करे। तो पीछे स्लिप ना करे इसका मतलब क्या? इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर, और लेफ्ट साइड में लगने वाला फोर्स राइट साइड में लगने वाले फोर्स के बराबर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सूडो फोर्स हमारा क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये हमारा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स का, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स का, ताकि ये चले नहीं। तो सूडो फोर्स एम ए लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमारा होता है म्यू इंटू एन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एम ए जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एन हमारा एम जी है, एम जी, तो एम से एम कट गया। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन जो हमारा है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी होना चाहिए, ताकि ब्लॉक पीछे की ओर खिसके नहीं। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ए मैक्स हमारा मैक्सिमम कितना होना चाहिए? म्यू जी। इससे ज़्यादा यदि एक्सेलरेशन हो गया ट्रेन का तो ये जो बॉक्स है वो किधर खिसकना शुरू करेगा? पीछे खिसकना शुरू करेगा सूडो फोर्स के कारण। सूडो फोर्स वैसे एक्चुअली कोई फोर्स होता नहीं है, आपको पता ही है। एक्चुअली न्यूटन्स लॉ वैलिड कराने के लिए, इनर्शिया वैलिड कराने के लिए यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वर को एक्सेलरेटेड फ्रेम में रख के उस फ्रेम को हम लोग इनर्शियल बनाने का कोशिश करते हैं। नॉन इनर्शियल को इनर्शियल बनाओगे तभी वहाँ पे न्यूटन लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो कर पाएंगे। एफ इक्वल्स टू एम ए, इनर्शिया, ये सब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने ऑब्जर्वर को स्टैंड पर रख दिया ताकि वो जो एक्सेलरेटेड फ्रेम है वो हमारा इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव करे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ताकि हम न्यूटन्स लॉ लगा सकें। तो वहाँ पे जब भी ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम में आएगा तो सूडो फोर्स लगेगा, जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता है। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम होता है। इसलिए सूडो फोर्स मैंने पीछे लगा दिया। ये सूडो फोर्स इस ब्लॉक को पीछे खींचना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर इसको आगे की ओर लग जाएगा। चूँकि मैक्सिमम पूछ रहा है ताकि चले नहीं, तो ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर, लेफ्ट साइड का फोर्स राइट साइड के फोर्स के बराबर। और इस तरीके से कंडीशन लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो देखो यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया ही हुआ है, तो ए मैक्स जो हमारा हो जाएगा, आंसर भी आपको देख लोगे सेम ही है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो ए मैक्स जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ए मैक्स हमारा क्या है? म्यू जी। और म्यू का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दे रखा है आपका? 1.5। और जी का वैल्यू कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लोग 10 लेते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि ब्लॉक पीछे खिसके नहीं। इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन यदि ट्रेन का हो गया तो ब्लॉक जो हमारा है वो पीछे खिसक जाएगा। तो देखो
तो 0.15 है, मेरे से भी गलत यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है बच्चों। ये 1.5 नहीं है, 0.15 है। आँख लगता है मेरा कमज़ोर हो रहा है। 0.15 है, 0.15 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1.5। तो ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1.5 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो बॉक्स पीछे चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि एक 4 kg का ऑब्जेक्ट है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट पे है, और यदि प्लेन का एंगल ग्रेजुअली 15 डिग्री से इंक्रीज कर दिया आपने, तो अब ये ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन, अब जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, ये थीटा है हमारा, इसी डायग्राम में मैं समझा दे रहा हूँ, बना हुआ तो है ही। इसके नीचे क्या लग जाएगा mg, ये हो गए इसके नॉर्मल रिएक्शन, ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, mg का थीटा के साथ mg cos थीटा, और पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन कितना mg sin थीटा। ये mg sin थीटा ब्लॉक को नीचे लाना चाहेगा तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, पीछे। तो चलने के पोजीशन में, चलने के पोजीशन मतलब क्या, यहाँ पे अब जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, अब स्लाइडिंग शुरू करना होगा यहाँ पे, तो चलने की कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे। इस केस में क्या हो जाएगा, अभी चल नहीं रहा है, चलने की कंडीशन में है, मतलब क्या, अभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो ऊपर लगने वाला नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mg cos थीटा के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, तो म्यू ही लू, म्यू इंटू एन, तो म्यू और एन हमारा क्या है, mg cos थीटा। ये फ्रिक्शन का फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अभी चल नहीं रहा है, चलने के पोजीशन में है, तो नीचे लगने वाला फोर्स mg sin थीटा हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू, और फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, म्यू mg cos थीटा। तो mg से mg कट गया, तो sin थीटा हमारा क्या हो गया बच्चों, म्यू cos थीटा हो गया। इसीलिए म्यू हमारा क्या हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। म्यू इक्वल्स टू tan थीटा हमारा क्या है 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा 0.27 के इक्वल, तो म्यू हमारा कितना आ जाएगा 0.27। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4.9, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो एनसीईआरटी कर लोगे ना तो जेईई मेन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मिलता जुलता क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है हमारा 0.04। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे 20 kg। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, यहाँ पे नीचे क्या लग जाएगा हमारा 3g मतलब क्या, 3 इंटू जी का वैल्यू 10, तो 30 न्यूटन। ऊपर लग गया टेंशन। अब इसका देखना है तो इसका नीचे क्या लग जाएगा 20g, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी हर जगह सेम, तो यहाँ भी टेंशन T। ये ब्लॉक आगे जाएगा, यदि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे उतरा, ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन काइनेटिक किधर लग जाएगा, पीछे F के। तो जब 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, नीचे आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज़्यादा, तो 3g माइनस टी इक्वस टू 3a। तो 3g का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 10, तो 30 माइनस टी इक्वस टू 3a, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 20 kg ऊपर नीचे नहीं जा रहा, आगे जा रहा। इसका मतलब 20 kg पे जो ऊपर लगने वाला फोर्स है n, वो किसके इक्वल हो जाएगा 20g के इक्वल। g का वैल्यू 10 लो, तो 20 इंटू 10 कितना होगा 200। नॉर्मल रिएक्शन आ गया 200। फ्रिक्शन का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू के इंटू एन, तो म्यू के कितना है हमारा 0.04, और एन का वैल्यू कितना है 200, तो 0.04 इंटू 200 कितना होगा 4 2 8 न्यूटन। अच्छा, 20 kg में फोर्स आगे लग रहा है, आगे जा रहा है, पीछे फ्रिक्शन फोर्स, तो 20 kg में क्या हो जाएगा T माइनस फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा यहाँ पे F इक्वस टू 20a, T माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना है 8 इक्वस टू 20a। ये सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करना है। यहाँ पे लिखोगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है 30 माइनस टी इक्वस टू 3a, 30 माइनस टी इक्वस टू 3a, और ये कितना है t माइनस 8 इक्वस टू 20a।
काट दो यहाँ पे ये और ये कट गया, तो 30 - 8 कितना हो जाएगा 22 = 20 + 3 23a। एक्सेलेरेशन कितना आ गया हमारा 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो इसका एक्सेलेरेशन आ गया 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट कितना दे रखा है हमारा, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट है 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या 18 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से करते हैं। अच्छा, ये लेवल शार्प सर्कुलर टर्न जिसका रेडियस है, ये साइक्लिस्ट लेवल शार्प सर्कुलर टर्न जिसका रेडियस है 3 मीटर, उस पर ये मूव कर रहा है बिना अपने स्पीड को रिड्यूस किए हुए है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू कितना दे रखा है हमारा 0.1। विल द साइक्लिस्ट स्लिप वाइल टेकिंग द टर्न। तो कह रहा है कि क्या साइक्लिस्ट जो है वो स्लिप करेगा शार्प टर्न पे या नहीं करेगा। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि लेवल ट्रैक पे वेलोसिटी जो हमारा होना चाहिए सेफ वेलोसिटी, वो लेस देन अंडर रूट μrg होना चाहिए। मतलब v² लेस देन इक्वल टू ये μrg। तो आप देखो तो v² हमारा कितना आ गया यहाँ पे, v² का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, 5 v है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ गया। अच्छा, μrg, तो μrg कितना, म्यू का वैल्यू कितना है 0.1, आर रेडियस कितना है 3 और जी लिया मैंने 10, तो वो टॉप पॉइंट ये गया 30। तो μrg का वैल्यू कितना आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे गौर से देखो, तो v² हमारा यहाँ पे क्या है 25 और μrg है 3 मीटर पर सेकेंड। तो v² छोटा होना चाहिए था 3 मीटर पर सेकेंड से, जबकि बहुत ही बड़ा है। तो क्या कर जाएगा गाड़ी, ये साइकिल यहाँ पे स्लिप कर जाएगा, क्योंकि v² शुड बी लेस देन इक्वल टू μrg। तो v² हमारा 25 आ गया, ये रफ वर्क है हमारा। तो v² 25 आया, μrg का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड आया। तो 3 मीटर पर सेकेंड जो है वो बहुत बड़ा है हमारा 25 से। तो v² जो है हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा है हमारा μrg से। इसका मतलब ये साइकिलिस्ट यहाँ पे आके स्किड कर जाएगा, सेफ टर्न नहीं ले पाएगा ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह सर्कुलर ट्रैक है हमारा जिसका रेडियस है 300 मीटर और एंगल ऑफ बैंकिंग है 15 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है हमारा 0.2। तो कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड बताओ ताकि वो सेफ टर्न कर सके। तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद रहना चाहिए कि बैंक रोड पे जो सेफ मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, बैंक रोड पे जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी हमारा होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी। तो मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी हमारा होता है √rg म्यू प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, सॉरी 1 म्यू प्लस tan थीटा बाय क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस म्यू tan थीटा। म्यू एस नहीं है यहाँ पे, 1 माइनस म्यू tan थीटा है ये। इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो बच्चों यहाँ पे तो फॉर्मूला हमारा rg म्यू प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम वेलोसिटी आराम से निकाल दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका r का वैल्यू दे रखा है 300 मीटर, g का वैल्यू दे रखा है हमारा 10 लेना है, म्यू हमारा 0.2 है
और एंगल दे रखा है 15 डिग्री। तो आप फार्मूला पुट करोगे, वैल्यू आपका सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आ जाएगा आपसे ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12.12। तो 12.12 में कह रहा है कि अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट्स ऑन सॉफ्ट हॉरिजेंटल फ्लोर। एक लकड़ी का टुकड़ा है 2 kg का है, वो सॉफ्ट हॉरिजेंटल फ्लोर पर रखा हुआ है। और जब एक आयरन सिलेंडर जिसका मास 25 kg है इसके टॉप पे रख दिया गया है ब्लॉक पे, तो फ्लोर यील्ड स्टेडली एंड ब्लॉक एंड सिलेंडर टुगेदर टू गो डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर। तो अब देखो यहाँ पे व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ फ्लोर। एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर, जब फ्लोर धंस नहीं रहा है, जब फ्लोर नीचे नहीं जा रहा है, और जब फ्लोर धंसने लगा, तो दोनों केस में नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है। तो ये जो है हमारा बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो। तो पहले हमारा एक वुडन फ्लोर था, वुडन ब्लॉक था, वो फ्लोर पे रखा हुआ है। तो इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, सिलेंडर डाल दिया। सिलेंडर डाल दिया। तो सिलेंडर डालने से पहले ये ब्लॉक जो था वो फ्लोर पे रखा हुआ था, फ्लोर धंस नहीं रहा था। तो उस केस में ब्लॉक जो है वो नीचे क्या लग जाएगा, अपना mg, और उस केस में फ्लोर देगा इसको नॉर्मल रिएक्शन n। अभी सिलेंडर नहीं रखे हैं, ब्लॉक धंसा, ये फ्लोर धंसा नहीं है, n हमारा किसके इक्वल, mg के बराबर। तो मास कितना है हमारा लकड़ी का टुकड़ा 2 और g का वैल्यू 10। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आ गया। अब क्या हुआ, तो अब इसके ऊपर क्या कर दिया गया, अब इसके ऊपर सिलेंडर रख दिया गया, लो सिलेंडर रख दिया गया। ये कितना kg का है, ये है हमारा कितना 25 kg का। तो अब नेट मास कितना होगा, सिलेंडर का मास प्लस ब्लॉक का मास, तो 25 + 2 g। और ऊपर लग गया हमारा क्या, नॉर्मल रिएक्शन, जो फ्लोर दिया इस पूरे सिस्टम पर नॉर्मल रिएक्शन। और ब्लॉक आ रहा है नीचे, कितने एक्सेलरेशन से, a से। तो नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो नीचे आ रहा है आपका, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से ज़्यादा होगा। तो 25 + 2 कितना होगा, ये 27 g। तो 27 g माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वस टू 27 a। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 27 g माइनस 27 a। 27 g का वैल्यू 10 रखो, माइनस 27, और एक्सेलरेशन इसका कितना है, एक्सेलरेशन कितना, 0.1, 0.1। तो कितना आ जाएगा, 270 माइनस 2.7, तो कितना आ जाएगा ये, 267.3 न्यूटन। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 267.3 न्यूटन जब ये नीचे आ रहा होगा। देखो आपका आंसर भी यहाँ पे है। तो आप समझ गए कहानी किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये 12वां क्वेश्चन भी आपका सॉल्व एग्जाम्पल का डिस्कस हो गया। अब देखो 4.1 क्या है, 4.1 एक्सरसाइज का, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड। तो कोई बारिश की बूंदे जो है वो नीचे आ रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, नीचे आ रहा हो, इसका मतलब उसका नेट एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो इसका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। और जब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन 0 हो तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो रेन ड्रॉप का नीचे क्या लग जाएगा, mg, और ऊपर कौन सा फोर्स लग जाएगा हमारा, एयर ड्रैग। यदि एयर ड्रैग नहीं लेंगे तो हमें ऊपर लग जाएगा हमारा विस्कस फोर्स, जो वाटर ड्रॉपलेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने में मदद करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस केस में हमारा जो है नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। फिर नेक्स्ट है हमारा है बी पार्ट में, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो कोई कॉर्क वाटर पे फ्लोट कर रहा है। तो जैसे देखो यही टब मैंने लिया, इसमें भर दिया मैंने पानी, और कोई कॉर्क है वाटर पे फ्लोट कर रहा है, ये कॉर्क है।
ये जो शटल होता है ना, आप जो खेलते हो ये बैडमिंटन, तो इस पे नीचे क्या लग रहा होगा, कॉर्क पे नीचे mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, बुयांसी फोर्स। बोलोगे नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन सॉलिड सरफेस पे होता है, हर जगह नॉर्मल रिएक्शन मत लगाने लगना, जहाँ भी सॉलिड सरफेस कांटेक्ट में होगा वही नॉर्मल रिएक्शन होगा। और फ्लूइड के केस में बुयांसी फोर्स आता है, विस्कस फोर्स आता है, ये सब आते हैं। तो ये अभी कॉन्स्टेंटली रखा हुआ फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स के बराबर होगा, और यहाँ भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। सी पार्ट है, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन स्काई। तो कोई पतंग आसमान में स्टेशनरी है, इसका मतलब इसके नीचे लगने वाला mg हो जो हमारा होगा वो ऊपर से किसके इक्वल, एयर ड्रैग या विस्कस फोर्स जो भी है उसके बराबर होगा। स्टेशनरी है तो इसका एक्सेलरेशन 0, जब एक्सेलरेशन 0 तो एफ नेट भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारा 0। फिर एक कार आपको कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है रफ रोड पे, तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, तो वहाँ भी हमारा नेट फोर्स क्या होगा, 0। एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो किसी मेटेरियल ऑब्जेक्ट से बहुत दूर है और फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी दूर है, तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है हमारा। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, और जब इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड हो, स्पेस में मूव कर रहा हो, तो ग्रेविटी तो वहाँ पे उसको लगेगा नहीं, वैसे भी नहीं लगता है, और ना वहाँ पे आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर भी नेट फोर्स कितना लग जाएगा हमारा, 0 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4.2 कि एक पेबल है, बहुत छोटा सा कंकर लिया मैंने, एक पेबल मतलब बहुत छोटा सा पत्थर ये लिया जिसका मास है 0.05 kg। इसका मास हमारा कितना है, 0.05 kg कंकर है ये। इसको ऊपर फेंक दिया गया है, जब ये ऊपर जाएगा, अपवर्ड मोशन है, तो इसका नीचे क्या लग रहा होगा बच्चों, mg। तो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, mg, नीचे ही नेट फोर्स लगेगा ना, तो डाउनवर्ड फोर्स लग जाएगा। और जब ये ऊपर जाके रुक गया, फिर वो नीचे आया, तो नीचे आने वक्त भी तो mg तो नीचे ही लगेगा, तो यहाँ भी mg हमारा क्या हो जाएगा, नीचे। फिर हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके भले इसका वेलोसिटी 0 हो जाए, लेकिन mg अभी भी नीचे ही लग रहा है, तो तीनों केस में mg हमारा क्या होगा, नीचे लगेगा। फिर आप कहोगे सर जब mg तीनों केस में फोर्स नीचे लग रहा है तो फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि ऊपर फेंकते वक्त जब आप उस पर फोर्स लगाते हो तो फिर फोर्स लगाने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, और जब वो आपके हाथ को छोड़ता है, तो जब आप हाथ को छोड़ता है, जैसे मतलब क्या, किसी चीज़ को आपने ऊपर फेंका तो आपका हाथ को छोड़ेगा ही वो पेबल, तो हाथ को छोड़ने वक्त जो एक्सेलरेशन उसको मिला, जो वेलोसिटी मिला, उसी वेलोसिटी से वो ऊपर जाना शुरू कर देगा, और mg तो उसका नीचे ही लगेगा। तो एक्चुअली एनर्शिया ऑफ मोशन के वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुक जाता है, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है। ये हमारा तीनों केस हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट 4.3, गिव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ऑफ मास 0.1 kg। तो एक स्टोन है हमारा जिसका मास है 0.1 kg, और किसी ट्रेन से हम लोग इसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा बच्चों, वीडियो लंबे हो जाएंगे, इसलिए आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही।